पास बहुत ऐसी बातें सामने आई हैं, कई बट जाए और बार बार एक पलती दोहराई जा रही है। तुम लोग कोलाहल कलह में नए हृदय की बात कहने के लिए ही कविता लिखी जाती, हृदय की बात कहने के लिए ही कहानी लिखी जाती, उपन्यास लिखे जाते। साहित्य मात्र का लेखन हृदय की बात कहने के लिए किया जाता है, यह बात हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। लेकिन हृदय की बात कहना इतना आसान नहीं है। आप हृदय की बात कहते हैं लेकिन सुनने वाला मिलता नहीं है। वेद व्यास ने जब सारे पुराणों की रचना कर ली, महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना की, तो ये गिरा उनको बोल रही, उनको भी कहना पड़ा कि मैं दोनों हाथ उठाकर कह रहा हूं, सारी बातें मैं कह रहा हूं, लेकिन बोली मेरी बात सुनता नहीं है। तो यह हर जमाने के रचनाकार की समस्या रही है। कबीर भी इस पीड़ा को भोग रहे थे। उन्होंने लिखा है, जीवा कहा, ऐसा कोई ना मिला जासो रहो निशंक, जासो हृदय की कहो सो फी मारे कंक। जिससे निशंक होकर, शंका रहित होकर अपनी बात कह सकूं, ऐसा कोई नहीं मिला। आप देख लीजिए कि 500-600 साल पहले भी इस हिंदुस्तान में कबीर को एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिल रहा था जिससे निशंक होकर अपनी बात वो कह सके। कह रहे कि जिससे मैं हृदय की बात करता हूं वो घूम करके मुझे कंकर मारता है, पत्थर मारता है। साहित्यकार रिस्क उठाता है, वो खतरे मोल लेता है। इसलिए मुंह के बोल कहते हैं, आपको लेना पड़ेगा, आपको एक दिखाना पड़ेगा, आपको पंखरता चुननी पड़ेगी और हमेशा कहीं न कहीं जो खतरे हैं वो उठाने पड़ेंगे। जयशंकर प्रसाद उस युग के कवि हैं, उस युग के महाकवि हैं जो हिंदी साहित्य के इतिहास में, आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे बड़ा काव्य आंदोलन माना गया। भक्ति आंदोलन के बाद सबसे शक्तिधर काव्य आंदोलन बार को साहित्य में अगर दिखाई पड़ता है तो हिंदी में वह छायावाद है। और हम यह जानते हैं कि छायावाद जिन कवियों के साथ आता है सामने, उनमें जयशंकर प्रसाद अन्यतम है। झरना जैसा संग्रह, और फिर आंसू, लहर, उसके पहले चित्राधार वो ब्रजभाषा की कविताएं हैं, लेकिन चित्राधार की कविताओं के शीर्षक बताते हैं कि छायावाद उसकी पीठ पर आ रहा है। उसके शीर्षक तमाम शीर्षकों में देखेंगे, प्रकृति के बिंब है, प्रकृति के मान है, वो तमाम कविताओं के शीर्षक, उनके खंडों के शीर्षक है, वो इस बात की सूचना दे रहे हैं कि छायावाद एकदम पीठ पर चला आ रहा है। जयशंकर प्रसाद ऐसे कवि हैं जो छायावादी चतुष्टय में सबसे कम आधुनिक ढंग की शिक्षा प्राप्त व्यक्ति थे। सबसे कम आधुनिक ढंग की शिक्षा, जो स्कूली शिक्षा है, सबसे कम जयशंकर प्रसाद को मिली थी। उसके बाद फिर आप सब याद कीजिए, कहीं न कहीं जो क्रम है, हिंदी के आलोचकों ने जो चतुष्टय की बात की या फिर बृहत्त्रयी की बात की, तो चाहे बृहत्त्रयी हो चतुष्टय हो, जयशंकर प्रसाद हमेशा उसमें शीर्ष पर रहेंगे। और शीर्ष पर रहेंगे इसलिए नहीं कि किसी वाद के परिणाम स्वरूप हुआ नहीं आए, किसी वाद के विरोध में सामने, ऐसा कुछ नहीं है। उनके यहाँ भारत की परंपरा बनती है, पूरी परंपरा के साथ जयशंकर प्रसाद खड़े होते हैं और अपने इतिहास, अपने साहित्य और अपनी जो पूरी बौद्ध परंपरा है भारत की, वह कहीं में कहीं जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में दिखाई पड़ती है। आप चाहे उनकी कविता देखें, उनके नाटक देखें, उनकी कहानियां देखें, उपन्यास देखें, किसी भी विधा में जो उन्होंने लिखा है कुछ, आप चकित हो जाते हैं इस व्यक्ति ने कितना अधिक पढ़ा था, और जितना अधिक पढ़ा था उससे कम पचाया नहीं था। उनकी वाचन शक्ति अपूर्व है और मैं समझता हूं कि लोगों को इस बात को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। जयशंकर प्रसाद के साहित्य का जो निचोड़ है वो प्रोफेसर शंभुनाथ जी ने अपने व्याख्यान में रख दिया है। विद्यार्थियों के सामने जब हम बात करते हैं तो हम लोगों की कोशिश ये होती है कि हम बड़ी बात को कम बनाकर प्रस्तुत करें, उलझी हुई बातों को सुलझा कर प्रस्तुत करें,
यह मास्टर होने का पहला दायित्व है। लोग व्यापक रहे हैं तो विद्यार्थियों को कुछ मिला। मैं समझता हूँ कि वजह से मुलार जी ने अपने वक्तव्य में वो बातें रख दी हैं जिनकी व्याख्या की जरूरत बहुत नहीं है और बहुत ज्यादा अवकाश नहीं है। इन 3 चीजों की तरफ संकेत करके मैं अपनी बात पूरी करूंगा। दुख सुख ये सामंजस्य की बात बार बार कही जाती है और ये बिल्कुल सही बात है। यह जीवन जो है, आचार्य रामचंद्र सुत उन्हीं के समकालीन थे। उन्होंने लिखा कि संसार सागर की रूप तरंगों से सौंगल्य तक का विकास हो। संसार सागर की रूप तरंग, यही संसार, ये कहीं बाहर का संसार नहीं, कहीं दूसरा लोक नहीं, इसी लोक की बात। और जयशंकर प्रसाद का साहित्य इसी लोक की बात करता है। किसी अतीन्द्रिय लोक में हमको उले जाकर भरमाने का प्रयास वो नहीं करता है। आप देखेंगे हमेशा वे अगर सौंदर्य की बात करते हैं तो वो इसी यहीं के सौंदर्य की बात करते हैं। और प्रेम की बात तो न जाने कितनी जगह पूरा जयशंकर प्रसाद का साहित्य प्रेम से लबालब भरा है। वही कह सकते हैं मूर्ख रे वह मिलता है तब, उसको तो देते ही है सब। वह देने की चीज है। प्रेम प्रतिदान की आकांक्षा नहीं रखता है, वह प्रतिदान मांगता नहीं है, वह दिया जाता है। भिखमंगे की तरह खड़ा होता है। जो प्रेम ने प्रतिदान मांगता है वह और चाहे जो कुछ हो, प्रेमी नहीं हो सकता है। प्रेमी इतना झुका हुआ नहीं होता, इतना मरा हुआ नहीं होता है। प्रेम तो ऐसी चीज है जो बहुत छोटी से छोटी चीज से प्रसन्न हो जाता है। आंखों ने इशारा हो गया और बैठे बैठे जीने का सहारा। आप देखिए बस हो गई, और बस जीने का सहारा। प्रेम से बड़ा जीवन में कोई दूसरा सर तो नहीं है। एक इशारा पर्याप्त है, जीने का सहारा मिल गया। आप देखिए बच्चों के चेहरों पर मुस्कान की, ये प्रेम की ताकत है, प्रेम की महिमा है। और भारत के साहित्य में प्रेम का खड़ा लबालब भरा हुआ है। जयशंकर प्रसाद की कहानियां इस बात की गवाही देती हैं, जयशंकर प्रसाद की कविताएं इस बात की गवाही देती हैं। वह प्रेम वो अद्भुत प्रेम है, और ऐसा प्रेम जो समस्त लोक में व्याप्त है और जो समस्त लोक को अपने साथ लेकर चलने में समर्थ है। अपने में सब कुछ वर्ग कैसे व्यर्थ विकास करेगा। यह एकांत स्वार भीषण है, अपना नाश करने वाला अगर कोई तत्व है तो वह प्रेम नहीं हो सकता। वो कोई दूसरी चीज होगी, वह अन्य चीज हो सकती है। जयशंकर प्रसाद का साहित्य ऐसी चीजों का निषेध करता है। वह प्रेम की महिमा का साहित्य है। और जैसा मैंने कहा कि विधाओं का कोई बंधन नहीं है। ऐसा नहीं कि किसी एक विधा में वह बात है और दूसरी विधाएं उससे खाली है, ऐसा लू है। जयशंकर प्रसाद एक महाकाव्यात्मक प्रतिभा के रूप में हमारे बीच आए और उन्होंने अपना साहित्य इस तरह से किया। भारत की महान परंपरा का एक बहुत ही जीवंत अंश है, बहुत ही प्राणवान वह हिस्सा है। परंपरा की ताकत आप अंदाजा लगा सकते हैं। टीएस ने परंपरा का जो तत्व है उसकी महिमा का दान किया था। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट नामक अपने विख्यात निबंध हुए। वह निबंध 1919 में प्रकाशित हुआ। 1919 से प्रकाशित उस निबंध को जयशंकर प्रसाद ने पढ़ा होगा, इसके बारे में कहीं कोई उल्लेख नहीं है। मुझे लगता है कि संभवतः नहीं पढ़ा होगा। जयशंकर प्रसाद के ना पछुआ हवा नहीं आती है, और जयशंकर प्रसाद ठीक काशी में बैठे हुए हैं, न उनके यहाँ पुरवैया का झकार है और न पछुआ हवा तक होता है। पश्चिम से आने वाली हवाएं भी उनको उखाड़ नहीं पाई और उनको बहुत उन्होंने महत्व नहीं दिया। और रविंद्रनाथ टैगोर के सीधे प्रभाव में वे नहीं थे। रविंद्रनाथ टैगोर की जो महाकाव्यात्मक प्रतिभा थी, जो उनका विचारवान जो व्यक्तित्व था, उसने संपूर्ण देश को अपने आगोश में लिया था। जयशंकर प्रसाद तक भी उनके विचार करने पहुंची थी, लेकिन सीधे सीधे निराला की तरह वो सीधे उनके प्रभाव में नहीं थे। वे आप देखें उनका साहित्य इस बात का गवाह है कि समस्त विश्वम भवत्येक नीड़म, उपनिषद कहता है हमारा कि समस्त विश्व क्या है, एक नीड़ है। अवत्ति एक नीड़म, भूमि मानवता एक। और यह बात जयशंकर प्रसाद ने अपने साहित्य से लिया, अपनी परंपरा से ली है।
और हम जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद का वो परंपरा का बोध है, जैसा मैंने कहा, वो हम लोगों को बराबर याद रखना चाहिए कि सही अर्थों में परंपरा को किस रूप में हमें ग्रहण करना चाहिए। ये अगर सीखना है तो जयशंकर प्रसाद से सीखना चाहिए। उनको इतिहास और परंपरा का बोध है। और कपिल जैसा होना, जिन्हें आज बातचीत के दौरान एक बात बहुत बढ़िया संकेत रूप है गई थे कि एक जगह वो लिखते हैं कि हमारा इतिहास तो एक तरह से बौद्ध काल की पादी से होता है और बुद्ध के समय से होता है। ये बहुत बढ़िया संकेत, उनको बोध है, बराबर बोध है। और इस बात की उन्होंने कतई परवाह नहीं की कि उन्हें अतीत में जो जाके वहीं रह जाने वाले लेखक के रूप में भी बनारस में चित्रित किया गया। कुछ लोगों ने कहा कि वो तो अति के गड़े मुर्दे उखाड़ा करते हैं। यहाँ तक प्रेमचंद से उनका संवाद हुआ था, बाद में इस बात का पटाक्षेप हो गया। ऐसी कोई अगंभीर बात प्रेमचंद ने नहीं कही थी। अतीत का भविष्य से, अतीत का वर्तमान से कोई वैर नहीं है। टाइम पास्ट एंड टाइम प्रेजेंट, ये टी.एस. इलियट की पंक्तियां हैं और विख्यात पंक्तियां हैं। टाइम पास्ट एंड टाइम प्रेजेंट आर बोथ परहैप्स कंटेन्ड इन फ्यूचर एंड फ्यूचर प्रेजेंट इन पास्ट। भूत और वर्तमान दोनों भविष्य में है, और भविष्य कहाँ है? अतीत में। तो सब एक है, एक ही चीज है, और एक तत्व की ही प्रधानता कहो उसी जड़ या चेतन ही। तो यह जो दृष्टि है, यह दृष्टि की जो एक तरह से कहा जाए कि वैभव है, इस तरह का वैभव बहुत कम लोगों को प्राप्त है। और मुझे लगता है कि जयशंकर प्रसाद के बारे में जितनी बातें कही जाए उनमें दोहराव की संभावना ज्यादा रहेगी। एक चीज की चर्चा, एक उनकी कमता है जिसकी चर्चा कम से कम मैंने कहीं नहीं देखी है, उसकी कुछ कमतियों की चर्चा करके नए बात पूरी करूंगा, क्योंकि क्यों भी मुझे इसका एहसास है कि समय बहुत ज्यादा हो रहा है और शिवदाउन के धैर्य की परीक्षा बहुत हुई, ठीक नहीं हो। उनकी एक कविता है मित्रों, उसका नाम है चित्रकूट में राम। राम पर न जाने कितने कवियों ने कितनी तरफी किरदार, ठिकाना नहीं है। उन्हीं के समकालीन निराला ने कितनी बेहतरीन कविता में हमें पुरुषोत्तम राम, सुमित्रा आनंद पंत ने ही लिखा है पुरुषोत्तम ना राम। अन्य लोगों ने भी लिखा है। जयशंकर प्रसाद की इस कविता पर ध्यान लोगों का कम जाता है। चित्रकूट में राम, खाली वो आप बिंब देख लीजिए जो जिस तरह से वो मैंने प्रस्तुत किया है, उस बिंब को देखेंगे बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। और कहा जाता है, टी.एस. इलियट ने ही कहा है, जो लिखा है कि पोएट्री कम्युनिकेट्स बिफोर रीडिंग, कविता पढ़ने के पहले ही समझ में आ जाती है। इसे कई बार हम शाब्दिक न समझने में भी पूरी कविता का मर्म समझ ले सकते हैं। यही कारण है कि वाल्मीकि, व्यास और कालिदास की कविता का आनंद यूरोप भी लेता है और वहां के कवियों की कविता का आनंद हम लोग भी लेते हैं। तो आप देखिए, चित्रकूट में राम कविता शुरू कैसे होती है। उदित कुमुदनी नाथ हुए प्राची में ऐसे, उदित कुमुदनी नाथ। अब देखिए राम है, लेकिन क्या है, किस रूप में आ रहे हैं? कुमुदनी नाथ हुए प्राची में ऐसे, सुधा कलश रत्नाकर से उठता हो जैसे। छायावादी भी माले लगे। बड़े कवि के साथ उसका पूरा युग आता है, पूरा परिवेश लेकर चलता है अपने साथ, परंपरा को लेकर चलता है और अपने परिवेश को लेकर चलता है बड़ा कवि। चित्रकूट में चित्र निखासा देख रहा। आप देखिए, चित्रकूट मानवीकरण, जो छायावाद ने बहुत बड़ा महत्वपूर्ण वैशिष्ट्य उसका माना गया, मानवीकरण। यहाँ चित्रकूट भी चित्र लिखासा देख रहा था, मंदाकिनी तरंग उसी से खेला, स्फटिक शिला आसीन राम बहेई ऐसे, निर्मल सर में नील कमल नलिनी हो जैसे। नी रंग की बात समुराज ने कही कि कैसे, किस तरह से हैं ये, किस तरह के लग रहे हैं। निर्मल सर में नील कमल नलिनी हो जैसे, निज प्रियतम के संग सुखी थी कानन में भी
सीता प्रेम भरा था वैदेही के आनंद में की, उनके आनंद में प्रेम, देखिए फिर प्रेम, और वहां भी प्रेम, बिना प्रेम के जयशंकर प्रसाद टस कर नहीं चलते हैं। प्रेम भरा था वैदेही के आनंद में भी, राघव बोले देख जानकी के आनंद को, स्वर गंगा का कमल मिला कैसे कानन। नील मधु को देखा, फिर देखिए नील आया, नील मधु को देखा, देख वहीं उस कंजकली ने स्वयं आगमन किया, कहा यह जनक लली ने। और देखिए राम और सीता चित्रकूट में किस तरह से, कितनी मसृणता के साथ, कितनी कोमलता के साथ, लेकिन कैसी संवेदना के साथ चित्रित करते हैं इन दोनों को, इन दोनों की गतिविधियों को, और इन दोनों के हृदय में जो प्रेम का तत्व व्याप्त है, उस प्रेम तत्व को कैसे उभार करते जयशंकर प्रसाद रख देते हैं। मैं समझता हूं कि प्रसाद के साहित्य की चर्चा, उन भी चर्चा, अगर उनके इस महान संदेश, प्रेम के संदेश, और इस प्रेम के संदेश के बगैर अगर कोई चर्चा हुई तो वह अधूरी चर्चा मानी जाएगी। मुझे लगता है कि जयशंकर प्रसाद का जो क्लासिक साहित्य है, चाहे वह किसी भी विधा का साहित्य है, उस साहित्य के पास हर पीढ़ी को जाना है, जाना ही चाहिए। क्लासिक साहित्य उसको कहा जाता है जिसमें हर पीढ़ी जाती है और अपने ढंग से बहुत कुछ लेकर आती है। यह जो पीढ़ी है, इस पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा खजाना है जयशंकर प्रसाद का साहित्य। चाहे आपकी जिस विधा में रुचि हो, उसी विधा की रचनाएं अगर आप पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद की, तो वो पहले दर्जे की रचनाएं हैं। वह उनकी किसी विधा की रचनाएं दूसरे दर्जे की रचनाएं नहीं है। ऐसा क्लासिक महत्व कवि किसी भी साहित्य के इतिहास में मिला हुआ करता है जयशंकर प्रसाद। इसी तरह के तुल्य कम थी। एक बात आदिल नगर में का दूंगा, विजयदेव नारायण शाही ने वर्तमान कविता के बहाने, मैंने ये हिंदी कविता पर एक बहुत बड़ा विख्यात निबंध लिखा है उन्होंने। हाँ, लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहुत विख्यात और लंबा निबंध है। उस निबंध में उन्होंने अज्ञे की चर्चा करते हुए कहा कि अज्ञे के बारे में हिंदी में यह कहा जाता है, आलोचकों ने यह फैला रखा है कि अज्ञे के तार पश्चिम के चंद्रों से में, और उन पर बहुत आरोप, उन पर चोरी का भी आरोप लगाया गया था कि इन्होंने ये बिंब यहाँ से। विजयदेव नारायण शाही ने कहा कि नितांत गलत है, ये बिल्कुल भ्रामक बात है। अज्ञे की कविता के तार अंग्रेजी की कविता से नहीं मिलते हैं, ताकि ये बात वो लोग कहते हैं जो अंग्रेजी के साहित्य से परिचित नहीं है। क्योंकि विजयदेव नारायण शाही अंग्रेजी के प्रोफेसर, इलाहाबाद अंग्रेजी के प्रोफेसर, कहा कि मैंने पढ़ा है, अंग्रेजी का पूरा साहित्य पढ़ा है, उनके हृदय के तार किसी अंग्रेजी कवि से नहीं मिलते हैं। उन्होंने कहा कि उनके हृदय के तार अगर मिलते हैं तो केवल जयशंकर प्रसाद से मिलते हैं। जयशंकर प्रसाद से आज का जो हमारा आधुनिक कवि है, और कहा जाता है कि जो आधुनिकता ही में आई वो बहुत ढंग से प्रकट हुई अज्ञे के, हाँ, बहुत ढंग से प्रकट हुई कविता में, और बहुत ही ढंग से प्रकट हुई उपन्यास में। तो जिसके यहाँ सर्वाधिक ढंग से प्रकट हुई आधुनिकता, उस कवि के हृदय के तार किसी पश्चिम के कवि से नहीं बल्कि जयशंकर प्रसाद से मिलते हैं। यह स्थापना विजयदेव नारायण शाही की स्थापना है, और मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण स्थापना है। हर युग अपने ढंग से जयशंकर प्रसाद को देखता रहेगा, उनका पाठ करता रहेगा, और उनके यहाँ उनका बिल्कुल भिन्ना साहित्य का ऐसा है कि हर कवि को अपने लिए कुछ मूल्यवान वहां मिलता रहेगा। इस आयोजन से जुड़ने के लिए मैं इसके आयोजकों के प्रति एक बार पुनः अपना आभार प्रकट करता हूँ, और ऐसे आयोजनों की सार्थकता निस्संदेह बनी रहेगी। और इसमें भी इस तरह के आयोजन लगा होते हों और सार्थक आयोजन होते हैं, तो मुझे लगता है और मूल्यवान चीज होगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण ढंग से प्रसाद जी को याद किया, उनके साहित्य को याद किया। प्रसाद जब लिख रहे थे तब औपनिवेशिकता का दौर, और उसके बरक्स प्रसाद कहीं ना कहीं अपनी परंपरा की जो भव्यता है, अतीत